एक ज़माना था जब अगर कोई कहे कि नंबर्स के माध्यम से भाग्य पता चलता है, भविष्य पता चलता है या आपकी पर्सनैलिटी का पूरा लेखा-जोखा भी सामने आ जाता है, तो लोग चौंक जाते थे या कुछ लोग हँस भी देते थे कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन विज्ञान ने और बहुत नॉलेजेबल लोगों ने इन चीज़ों को प्रूव किया है और आज की जनरेशन देखी जाए, आज का वक़्त देखा जाए तो कहीं न कहीं जब अपने भविष्य की हम बात करते हैं, तो इन नंबर्स पे हम कहीं न कहीं बड़ा कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और बहुत रुचि रखते हैं। एक मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर मेरा भाग्यांक क्या है? आखिर मुझसे जुड़े जो नंबर्स हैं, वो मेरे बारे में या मेरे भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? आज के इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत आप सभी का लाइव हटके के एक और खास एपिसोड में। हमारे आज के खास मेहमान सिद्धार्थ एस कुमार। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। सर, वैसे तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो लोग वैसे एक ऑरा सोच लेते हैं कि हाँ, धोती कुर्ते में या कुर्ते पैजामे में एक व्यक्ति होंगे, लेकिन सूट बूट में माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक ये ऑरा होता है, बट मुझे लगता है कि व्यक्ति का जो ऑरा है वो उसकी आत्मा पे छुपा है, उसके व्यक्तित्व पे छुपा है, उसके कपड़ों पे नहीं। हाँ, कपड़ों के रंगों का जरूर उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव है, बट आप धोती कुर्ता पहने या सूट बूट पहने वो छोड़ देना चाहिए। और एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है कि ये मैंने क्यों किया। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ी दूर होती जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे जनरेशन से बाहर की चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है जो हमसे जुड़ता है। तो उनको ये महसूस कराने के लिए कि मैं कोई बाहर नहीं हूँ, मैं आपके बीच से ही हूँ और आपको समझता हूँ, इसलिए आपको बेहतर बता सकता हूँ। तो ये एक तरीका है उनसे जुड़ने का। जी, और इसके लिए तो मैं आप लोगों का स्पेशली बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना कंफर्टेबल, इतना इजी बनाया है कि लोग उससे जुड़ पाए हैं। अदरवाइज लोग इसे पहले, आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, लोग इसे अंधविश्वास भी मानते थे या आडंबर भी मान लेते थे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने साइंस के साथ कनेक्ट करके लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ज्योतिष या अंक ज्योतिष साइंस से जुड़ा है, तो इसके लिए तो आप लोगों का भी बड़ा धन्यवाद है सर। बिल्कुल। देखिए, अंधविश्वास से जोड़ना व्यक्ति गलत हो सकता है, विज्ञान कभी गलत नहीं होता। सदियों से है। हम सब जितने लोग हैं, चाहे मैं हूँ, आप हूँ या हमसे पहले भी जो लोग हैं, कितने साल रहेंगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल। जबकि जो विज्ञान है, चाहे ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो, वो हजारों लाखों सालों से है। इसीलिए इसको वेदांग कहा गया है, जो वेद का अंग है। तो हाँ, अंधविश्वास मानने वाले मान सकते हैं, मानने वाले तो ईश्वर को भी नहीं मानते। बट हाँ, हमें इसे एक तरीके से सोचना पड़ेगा, एक ऐसे नजरिए से देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन जीने का हिस्सा है। ये एक ऐसा चीज है जो हमें हेल्प करता है कि हमें जीवन जीना कैसे। जी जी सर, अंक ज्योतिष को जरा डिटेल में आज हम समझेंगे। 1 से लेकर 9 नंबर्स, किसके कैसे नंबर होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से पर्सनैलिटी या भविष्य की कहीं ना कहीं एक राह दिखाता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे 1 से 9 नंबर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक बार ज़रा सा शॉर्ट हम बता दें कि आखिर अंक ज्योतिष है क्या और किस तरीके से ये महत्व रखता है। बिल्कुल। जहाँ तक अंक ज्योतिष की बात है या कोई भी ज्योतिष के विधा की बात है, इसका एक ही पर्पस है, एक ही गोल है। वो पर्पस है इंसान को जीवन जीना कैसे। इसको हम जीवन का जीपीएस समझ सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई रातों रात आपकी जिंदगी को करोड़पति या अरबपति बना देगा। बट हाँ, जीवन जीना कैसे है, जीवन को बेहतर कैसे बनाना है और इस अपने जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन को उस यूनिवर्सल पावर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उसकी सीढ़ी का नाम ज्योतिष है। इसका नाम ही है ज्योति, जो रोशनी दिखाए, जो आपको दिशा दिखाए। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बंद अंधेरे कमरे में जो काम टॉर्च करता है, वही हमारे इस जीवन के सफर में वो काम ज्योतिष करता है। बात करते हैं अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष हो या ज्योतिष हो, दोनों में ही दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें। जैसे हम जीवन में बात करते हैं, जन्म तारीख तो है ही, वो हमें जन्म से मिला है। साथ ही साथ हमारे पास हमारा नाम है, और नाम एक ऐसी चीज है जिसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। और ये समझने की जरूरत है, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, अगर हमें 1000 लोग जानते हैं ना, उसमें सिर्फ 10% लोग होते हैं जो हमें जन्म तारीख से जानते हैं। बाकी सब लोग नाम से जानते हैं। और मुझे आज तक किसी ने मेरे जन्म तारीख से नहीं बुलाया, आपको भी नहीं बुलाया, बिल्कुल नाम से बुलाता है। तो नाम भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे जीवन में आता है। एंड अंक ज्योतिष का इसके बाद और रोल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मोबाइल नंबर हो गए, हमारे घर का नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया। तो वर्चुअली अगर ऐसा सोचे हम, इंसान का जीवन इस अंकों के माया जाल से उलझा पड़ा है। हम अंकों की तरफ नहीं जा रहे, अंक हमें घेर के बैठे हुए, हम अंकों के समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, 10 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आपने लिखे,
बुक्स आपने इतनी सारी लिखी हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में आपकी महारत, आपकी पूरी महारत और पूरा नॉलेज, इतने वर्षों का एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या वाकई अंक भविष्य बताते हैं या बदलते हैं? देखिए, दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़, दो हिस्से आपने पूछे, क्या भविष्य बताते हैं या भविष्य बदलते हैं। देखिए, भविष्य बदलना सिर्फ व्यक्ति के हाथ में, दूसरा कोई भविष्य नहीं बदल सकता। अंक आपको वो मार्गदर्शन देगा कि कैसे आप उस भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हमें किसी वृक्ष को सोचना है, किसी पेड़ को सोचना है, तो उसकी जड़ पे काम करना है। तो किसी भी चीज़ का जो जड़ है वो है उसके कर्म, जो उसके पत्ते हैं, जो फल है, वो है हमारा भाग्य, जिसको हम ज्योतिष के जरिए या अंक ज्योतिष के जरिए पढ़ते हैं। तो यही काफी लोग सोचते हैं कि ज्योतिष भाग्य का विज्ञान है। नहीं, ज्योतिष या अंक ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। ये आपको ये मदद करता है समझने में कि आपका कर्म कैसा था, कैसा होना चाहिए, और फाइनली हम पहुंच कैसे सकते हैं। तो ये कर्म का विज्ञान है। क्या इसी वजह से सर अक्सर सुनने में आता है लोग अपने नाम में या नंबर्स में कुछ चीजें ऐड करते हैं या बदलते हैं? नाम में कुछ अल्फाबेट भी ऐड कर दिए जाते हैं, कभी एक्स्ट्रा कुछ लोग इन्हीं वजहों से ऐड करते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारा नाम है, जिसे हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, नाम एक ऐसा पहलू है हमारे जीवन का जो हम सबको एक नई पहचान देता है। वो बचपन में हम सुनते थे ना, जहां रवि नहीं पहुंच सका वहां कवि पहुंच सकता है। अगर मैं उसको बदल दूं और ये बोलूं कि जहां व्यक्ति नहीं पहुंच सकता वहां उसका नाम पहुंच सकता है, और ये हकीकत भी है जी। हम आप कोई भी हो, वो भले ही अपने सशरीर कहीं नहीं जा पाए, लेकिन हम हमारी वाणी, हमारे सोच, हमारे नाम दुनिया के हर जगह पहुंच सकते हैं। हम रहे ना रहे, नाम रहते जी। और नाम से हम जुड़ते भी। अगर अच्छा काम करेंगे तो भी हमारे नाम से जुड़ेगा, बुरा काम करेंगे तो भी नाम से जुड़ेगा। तो हमारे जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। एक, अगर साइकिल की बात करें, साइकिल के दो चक्के होते, वैसे हमारे जीवन के दो चक्के हैं। एक चक्का हमारा जन्म तारीख है, दूसरा हमारा नाम है। इन दोनों का आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को बना रहे। तो जो हम नाम में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं या कुछ एक्स्ट्रा हटाते हैं या बिल्कुल नया नाम देते हैं, वो वही तय करता है कि आपके जो बेसिक चीजें हैं वो ठीक हो जाए, मूलभूत तौर पे आप एक मजबूत नींव पे खड़ी हो जाए। तो उसके लिए हम उस नाम को सही करते हैं, ताकि आपका नाम आपके लिए काम करना शुरू कर दे, आपके लिए बेहतर हो जाए। सर, एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझा सकते हैं? जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा नाम अभिषेक है और डेट ऑफ बर्थ 15 मेरी 15 अगस्त, तो क्या सामंजस्य कुछ गड़बड़ है या कैसे बैठाया जाता है? मतलब अगर गड़बड़ है तो इसमें क्या करना होगा? देखिए, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसको आंसर करता हूँ फिर भी। देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम नाम को सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि नाम का सिर्फ पहला अक्षर या सारे अक्षर या सिर्फ आखिरी के नंबर्स मैटर करते हैं। ऐसा नहीं। इसको समझने की जरूरत है कि जो भी हमारे लेटर्स हैं, हर अक्षर को या हर लेटर को एक नंबर दिया गया है। जैसे ए को 1 दिया गया है, एस को 3 दिया गया है, ऐसे ही पूरा का पूरा एक नंबर देने का प्रक्रिया है। और इस नंबर देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मतलब आज की तारीख में पूरी दुनिया में कम से कम 4 से 5 ऐसे मेथड है जिससे आप अक्षरों को नंबर दे सकते हैं। जैसे एक कैल्डियन का मेथड है, बहुत पुराना है। दूसरा हमारे मैथमेटिशियन पाइथागोरस जी का है। तीसरा हमारा एक कताप्यादी सिस्टम है जो हमारे केरल से आता है। ऐसे बहुत सारी पद्धति हैं जिससे आप नाम दे सकते हैं, जिससे आप नाम। उसके अलावा जब ज्योतिष में जाते हैं तो सर्वतोभद्र चक्र है, कोट चक्र है, जो आपको मदद कर सकता है नाम देने में। अब अगर हम देखें, सबसे पहली चीज, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ का एक हिस्सा दिया। डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा मैटर करता है यहाँ पे, के साथ, पूरा ईयर के अच्छा। साथ। क्योंकि इसको ये समझिए, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया 15 अगस्त, तो 15 अगस्त तो बहुत सारे आए होंगे ना, बिल्कुल, मतलब और आगे भी आएंगे। तो उस 15 अगस्त की जो पहचान है वो उसके साल के साथ है। तो जब तक वो साल नहीं आएगा उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब सब कुछ को लेके चलेंगे तो हम नाम को उस हिसाब से बेहतर करेंगे। तो सबसे पहले नाम का जो पहला अक्षर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि वो ज्योतिष में भी नाम राशि बनता है, अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, और अंक ज्योतिष की दृष्टि से भी वो नाम का पहला अक्षर है। तो वो उस कैप्टन की तरह है जो उसकी दिशा तय करता है कि आपका नाम किस दिशा और किस दशा में जाएगा, वो पहला अक्षर तय करेगा। साथ ही साथ जो भी नाम के हिस्से हैं उसका हर एक अक्षर, कौन सा अक्षर कहाँ आया है, और फिर उनका आपस में जो सम है, आपस में जो उनका योग है, वो भी मैटर करता है। तो इन सब चीज को मिलाकर एक बेहतर नाम आता है। अच्छा, इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होने के ये बाद पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, इसमें समय लगता है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें सोचनी है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। तो उस पर्सन के उस सोच के हिसाब से भी उसको तय करना बहुत जरूरी है। सर, अब जरा इस विस्तार में थोड़ा और इसकी डिटेल में चलते हैं
कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब किसी का कहा जाता है कि आपका नंबर ये है, आपका लकी नंबर या भाग्यांक आपका ये है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए जैसे हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में आने वाला हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा नंबर कहाँ आया है उसका भी महत्व है, लेकिन फिर भी एक सामान्य तौर पे या एक ऊपरी दृष्टि से देखने के लिए हम कुछ नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा बर्थ नंबर या जन्मांक, जिसका फैसला हमारा डेट करता है। जैसे अगर 15 तारीख है तो 1 और 5 को जोड़ दिया, हमारे पास 6 आया, तो नंबर 6 शुक्रदेव का नंबर है, वीनस का नंबर है, तो ये हमारा बर्थ नंबर या जन्मांक बन गया। दूसरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं भाग्यांक। भाग्यांक का मतलब जो आपकी पूरी जन्म तिथि है उसको जोड़ दीजिए। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति की जन्म तारीख हो गई 14 सितंबर 1990, तो हमने 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0 सबको जोड़ दिया। इन सबको जोड़कर जब हम एक संख्या पे लेके आएंगे तो ये आएगा नंबर 6 पे। तो ये हमारा हो गया भाग्यांक। तो भाग्यांक का मतलब जन्म तारीख के हर नंबर को हमें जोड़ देना है, फाइनली एक पर आना है, एक संख्या पे आना है। जो वो एक संख्या आएगी वो बन गया भाग्यांक। ये तो हो गया बहुत ऊपरी तौर पे। अब इसके पीछे जाएंगे तो हमारा एक महीने का भी क्रमांक आएगा। महीने का क्रमांक तय होता है सूर्य राशि के आधार पे, कि जिस महीने में हमारा जन्म हुआ है उस महीने में सूर्यदेव कौन सी राशि में। सूर्यदेव जिस राशि में है वो फैसला करेगा वो कौन सा नंबर ले आएगा। अब इस तरीके को निकालने के भी दो तरीके हैं। अच्छा, इसके भी दो तरीके। जैसे जो पश्चिमी मत है वो और जो हमारा वैदिक मत है, इन दोनों में डिफरेंस है। लगभग आज से 3-4 हजार साल पहले दोनों मत एक होते थे। अच्छा, दोनों में सारे कैलकुलेशन सेम आते थे, लेकिन पृथ्वी की जो हमारी एक्सिस है वो झुक रही है, चेंज हो रही है। जैसे एक सिंपल उदाहरण के तौर पे, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग 14 अगस्त को मकर संक्रांति मनाते थे, हमने वही देखा था। अभी पिछले कुछ सालों की बात करेंगे 15 अगस्त को आ रहा है। तो ऐसा एक एक दिन का अंतराल हर लगभग 84 ईयर्स पे वो एडिशन आते रहता है। तो ऐसे ही अगर हम मैथमेटिक्स वर्कआउट करें तो ये दोनों एक दिन ऐसा आएगा जब एक जगह पहुंचा होगा। तो इसीलिए जो दो प्रक्रिया है सायन और निर्यन, इसमें डिफरेंस आता है। तो कुछ लोगों का मत है कि आप सायन लीजिए, कुछ लोगों का मत है निर्यन लीजिए। यहाँ मैं मानता हूँ व्यक्ति को वो लेना चाहिए जिससे वो एडवाइस ले रहा है, जिससे वो कंसल्ट करे, वो जिस पे बिलीव करे उसको फॉलो करना सही है। तो हमारी जो दोनों में प्रिंसिपल सूर्य राशि के आधार पे ही है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो वो हमारा एक वो भी आ गई, जो राशि आ गई। तो ये व्यक्ति की सूर्य राशि है या हमारा सनसाइन नंबर है जो आ गया। इसके अलावा जिस दिन आप पैदा हुए, जैसे रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, उसका भी महत्व है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप सपोज कीजिए किसी का 6, एक 6 नंबर की बात करते हैं, 6 वालों के साथ भी आएगा, 15 के साथ भी आएगा, 24 के साथ भी आएगा। बट क्या तीनों सेम होंगे? नहीं होंगे, तीनों अलग होंगे। इन तीनों के अलग होने की वजह है उनके पीछे आने वाला कंपाउंड नंबर। जैसे जो 15 से 6 बन रहा है या 24 से जो 6 बन रहा है, दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो 15 से 6 बन रहा है उसमें सूर्य और बुध 1 और 5 की ऊर्जा है, वहीं इस 24 वाले 6 में 2 और 4 की ऊर्जा है। अच्छा, तो ये ऊर्जा भी बदलेगी, सेम भाग्यांक में भी होगा। अब और ये हर जगह है। जैसे मैं नंबर 2 की भी बात करूं, एक नंबर 2 जो 20 से आ रहा है और एक नंबर 2 जो 11 से आ रहा है, दोनों 2 अलग अलग होंगे। तो उनके पीछे जितने भी कैलकुलेशन है, जितने कंपाउंड नंबर्स हैं, उनको भी ध्यान रखना है, उनको भी देखना है। तो ये सारे वो चीजें हैं जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से आया, और इतनी ही चीजें हमारे नाम से भी आएंगी। चाहे हमारे नाम का पहला अक्षर का नंबर हो, हमारे पहले नाम का अक्षर हो, या हमारे पूरे नाम का योगांक हो, सारे ही सारे आएंगे। तो इन सबको मिलके व्यक्तित्व का जीवन डिफाइन होगा। अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, अगर व्यक्ति के हिसाब से बात करें, तो आपको 3 नंबर्स पे ध्यान रखना चाहिए। एक आपका भाग्यांक, एक आपका जन्मांक और एक आपका नामांक। ये 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक मोटे तौर पे अपने जीवन को समझ सकते हैं जी। बट हाँ, विस्तार से जीवन को डिटेल में समझने के लिए हर चीज़ को कंसीडर करना जरूरी है। मूलांक सर किसे कहा जाता है? मूलांक भी यही होता है? देखिए, मूलांक जन्मांक का ही दूसरा नाम है। इसको बहुत सारे तरीके से बोलते हैं, मूल रूट नंबर है, इसलिए उसको काफी लोग मूलांक भी बोल देते हैं। तो मूलांक बोले या जन्मांक बोले, सब कुछ बोल सकते हैं। सर, आपने अलग अलग चीजें बताई कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जन्मांक है या डेट ऑफ बर्थ है, या फिर पूरा सब कुछ ईयर भी हमने काउंट किया, फिर आपने सूर्य वाली पद्धति वो सब कुछ बताई। सबसे एक्यूरेट किसको माना जाता है? देखिए, पद्धति सारी एक्यूरेट है, व्यक्ति गलत हो सकता है। अच्छा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, गलत हो सकता हूं। तो हमें जरूरी है कि जिस भी पद्धति पे जाए उस व्यक्ति पे भरोसा होना जरूरी है।
अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर कोई चीजें काम नहीं करेंगे। काम भरोसा करने पहले के करना लिए पड़ेगा। विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसकी एक वजह है, आप बोलेंगे कि विश्वास ही क्यों करें। इसको मैं एक सेकंड, आखिर हम इसको विश्वास ही क्यों करें, इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे वजह है हमारी ऑरा। ऑरा का मतलब, जैसे हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल जाते ना जाते हुए भी हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं, थोड़ा अशांत महसूस करते हैं। शमशान जाते हैं, थोड़ा अशांत महसूस करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं और सोचते हैं अरे आज दिन अच्छा नहीं जाएगा, जबकि उस व्यक्ति ने हमें कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं, बट फिर भी हमारे अंदर वो अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की या उस जगह की जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा ने हमें प्रभावित किया। तो ये पूरी की पूरी सृष्टि ऊर्जा में ही निहित है। जैसे जो हमारे आइंस्टाइन का भी इक्वेशन है कि एनर्जी और मास दोनों आपस में रिलेटेड है, जिसने पूरी विज्ञान को बदल दी, तो कुछ ऐसा ही है। सब कुछ इस ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ है। चाहे हमारे ग्रह हो, चाहे हमारे अंक हो, वो भी अपने आप में एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का केंद्र है। अब बात करते हैं व्यक्ति की, कि व्यक्ति अविश्वास लाएगा तो कैसे अपना नकारात्मक होता है। हम सब लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी अपने इस दिल्ली में कम से कम 15-20 FM चैनल है जो चल रहे हैं। ना आप सुन पा रहे, ना मैं सुन पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन नहीं किया है, उस फ्रीक्वेंसी पे जोड़ा नहीं है, कोई ऐसा रिसीवर नहीं लगाया जो हमें उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा सके। कुछ वैसा ही हमारी ऑरा करती है। तो हमें अपने ऑरा को उस फ्रीक्वेंसी की तरह समझना है, कैसे उसको हम ट्यून इन करें कि वो उस प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा को ले सके। प्रकृति में दोनों ही ऊर्जा है, प्रकृति में सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक पहलू भी है। मुझे यानी व्यक्ति को अपनी ऑरा ऊर्जा को उस पॉजिटिव सकारात्मकता के उस पायदान तक पहुंचाना है जहां हम सिर्फ प्रकृति से एक सकारात्मक ऊर्जा लें। और यही काम हमारा विश्वास करता है। तो जो हमारा अविश्वास है, जो हमारा डर है, जो हमारा गुस्सा है, ये सब लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस है जो हमारे ऑरा को डाउन कर देते हैं। और जब ऑरा को डाउन करेंगे तो हमारे साथ नकारात्मक चीजें ज्यादा होंगी, हम प्रकृति से भी नकारात्मक चीजें ही लेंगे। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने इस ऑरा को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी। और एक और जरूरी चीज है यहाँ पे जो ध्यान में है, जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, सब लोग कराते हैं। हम लोग सोचते चलो यार आज वेट मशीन रखा है, वजन कर लेते हैं, थोड़ा वजन ज्यादा हो गया तो जिम जाते हैं और जिम से आगे फिर देखते हैं वजन क्या हुआ। वैसे ही हमें अपने अपने शरीर के अंदर छुपे हुए 7 चक्रों को भी समझना जरूरी है। हमारे शरीर में जो ऑरा है वो 7 चक्रों से बनता है। वैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 7 चक्र ही हैं, चक्र बहुत सारे हैं, बट इनके 7 मुख्य चक्र हैं जो हमारे व्यक्तित्व को तय करते हैं। ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र हमारे जीवन को तय करते हैं। इनको ऐसे समझिए हमारे जीवन के ऊर्जा के केंद्र हैं जो इस ऊर्जा को तय करते हैं। और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अराउंड आप इसको समझ सकते हैं। सबसे नीचे हमारा रूट चक्र आता है, उसके ऊपर सैक्रल, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सस, उसके ऊपर हार्ट, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई, फिर क्राउन चक्र। ये 7 चक्र मिलके हमारे इस ऑरा को तय करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका महत्व सिर्फ ज्योतिष में है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा में भी इनको स्थान दिया गया, चाहे वो 7 चक्र के जरिए हो या नाड़ी के जरिए हो, या वहां पे वात पित्त कफ की जो प्रकृति आती है वो भी इन 7 चक्रों की वजह से आती है। तो इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत जरूरी है कि हम उस ग्रह से क्या प्रभाव ले रहे हैं, उस अंक से क्या प्रभाव ले रहे हैं। इसीलिए विश्वास बहुत जरूरी है। पद्धति से ज्यादा आपको जरूरी है कि आप जिस व्यक्ति के पास जाए, उस व्यक्ति पर विश्वास करें, और वो व्यक्ति जिस पद्धति पर विश्वास करता है उसको आप माने। अब सर जरा और आगे चले, क्योंकि नए साल में प्रवेश कर चुके हैं सर। 2024 का साल है और 2024 कई मायनों में लोगों के ध्यान में रहता है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे इलेक्शन से लेकर है, चाहे बहुत नई नई चीजें 2024 को लेकर है। और शनि का ईयर कहा जा रहा है 2024 की, शनि का साल है। कितना अलग होने वाला है साल 2024 अंक ज्योतिष के हिसाब से, और फिर उसके बाद हम एक एक नंबर पर आते हैं। पहले ओवरऑल साल 2024 कैसा रहने वाला है? ओवरऑल अगर 2024 के साल की बात करें ना, तो शायद जब हम शनिदेव की बात सोचते हैं या सुनते हैं, हम डर जाते हैं। शनिदेव से डरने की जरूरत उनको है जिन्होंने गलत किया है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप डरिए, आपको डरना चाहिए। अच्छा। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने की, जब हम 2024 की बात करते हैं, क्या सिर्फ शनिदेव है? नहीं,
देखिए, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते थे अंकों के बारे में, इसमें भी अलग अलग अंक हैं। तो इस 2024 में 2 भी है, 0 भी है, 4 भी है, इनका भी एक प्रभाव होने वाला है, इनकी भी एक क्षमता आएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जितने के जितने अंक हैं ना, ये सारे के सारे अंक अपने एक संदेश को लेकर आते हैं, उस संदेश का एक मैसेज है। तो ये जो 2024 को अगर एक आम तौर पे एक साल के रूप में देखो तो एक साल है जो आपको ये सिखाने वाला है, ये बताने वाला है कि आप खुद को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये साल है आपको बाहर की बजाय खुद के अंदर झांकने के लिए, कि आप अपने अंदर देखिए उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह है, अगर हम इस 2024 के साल को देखें, इसमें बहुत सारे एंजल नंबर्स छुपे हुए हैं। जैसे 2024 अपने आप में एक एंजल नंबर है, उसके बाद 20 है, 202 है, 24 है, 8 है। ये सारे के सारे नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि हमें खुद को बेहतर करना है। तो ये सेल्फ केयर का साल होने वाला है, खुद को इम्प्रूव करने का साल होने वाला है। अगर आपने कुछ बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा सोच कर रखा है कि मैं कुछ सीखूंगा या कुछ करूंगा, तो वो हमें करने का साल है, ये उसको एक्सप्रेस करने का साल होने वाला है। दूसरा एक ऐसा साल है जहाँ पे थोड़ा हमें हेल्थ के मामलों में या बाकी मामलों में संयम रखने की जरूरी है, कि किसी भी बहकावे में आकर, किसी भी भुलावे में आकर कोई फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना है। उस फैसले के जड़ तक जाना है, उसके दोनों ही पहलुओं को टटोलना है, क्या सही क्या गलत, और उसके आधार पे फिर फैसला लेना है कि हमें क्या करना है आगे। तो मोटा मोटी 2024 की बात करें, एक अच्छा साल रहने वाला है उनके लिए जिन्होंने अच्छे काम किए। तो ये हमारे कर्मों का एक लेखा जोखा लेके आने वाला साल है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, खुश रहिए। अगर अच्छे काम नहीं मिले हैं, नहीं किए हैं, तो साल है उस गलती का पछतावा करने का, उसकी माफ़ी मांगने का, ताकि समय और प्रकृति आपको माफ़ करे और उसको बेहतर बना सके। क्योंकि शनि न्याय के देवता कहे बिल्कुल, न्याय के देवता, न्याय के देवता, कर्म के देवता है, कि आपके कर्म का लेखा जोखा लेके आने वाले हैं। तो 2024 कर्मों पर आधारित होने वाला है। बीते आपके साल कैसे रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल 2024 में मिलने वाले हैं। सर, नंबर से शुरू करते हैं। बिल्कुल 1 से लेकर 9 तक पहुंचते हैं। कैसी पर्सनैलिटी होती है मूलांक के अकॉर्डिंग, कौन स्वामी है, और साल 2024 कैसा रहने वाला है, सबकी नजरें उस पर टिकी है। तो 1 नंबर से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 सूर्यदेव का अंक है। ये एक ऐसा अंक है जो व्यक्ति में एक सेल्फ स्टीम की भावना, एक लीडरशिप की भावना, एक इंडिपेंडेंट स्वभाव को लेके आता है। कहीं ना कहीं एक एग्रेशन को भी लेके आता है। ये एग्रेशन एक ऐसा एग्रेशन है जो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी फोकस्ड बनाता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं नंबर 1 के व्यक्ति अपनी बातों को, खासकर अपने जो पर्सनल इमोशंस है, उसको दूसरों को साझा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं खुद के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, खुद के पास रखने की कोशिश करते हैं, जो इनके लिए थोड़ा एक ऐसा एरिया जहां इनको काम करने की जरूरत है। बात करते हैं 2024 का साल कैसा रहेगा। नंबर 1 वालों के लिए 2024 का साल बहुत मिला जुला रहने वाला है। इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर अपने स्वास्थ्य की। जब ये ड्राइविंग कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ आप बेवजह के रिस्क को ना लें। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दें। तो आपका फोकस होना चाहिए इस साल में कि जो चीज़ें मेरी जैसी हैं उससे खराब ना हो। अगर हम बेहतरी भी हासिल नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना भी अगर बनाए रखें इस साल में तो बहुत बेहतर है। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, चंद्रमा। ये एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को थोड़ा टीम वर्क देता है, थोड़ा इमोशंस में देके देता है, टैक्टफुल बनाता है। एक ऐसा है जो हर व्यक्ति से जुड़ना चाहता है, और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती है। ये दूसरों के दुख को अपना दुख बना लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो शायद इनको यहाँ काम करने की जरूरत है। दूसरा नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को एक अंदर की आवाज़, एक इनर वॉइस लेके आता है, जिसको आपको समझना जरूरी है, जिसको आपको बेहतर करना जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को समझते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। वो आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है, आपको यूज करना है। बात करें 2024 का साल कैसा रहेगा। नंबर 2 के जातकों के लिए 2024 का साल शनि देव का साल है, बट आपका भी नंबर इस साल में है, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आप नए चीज़ों को शुरू कर पाएंगे, नए चीज़ों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नए बिजनेसेस हो चाहे नए जॉब्स हो, उसको शुरू करने का अच्छा साल रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन नई चीज़ों को शुरू करते हैं तो नई शुरुआत अक्सर जिम्मेदारियां लेके आता है, और जिम्मेदारियां थोड़ा आपके बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर परिवार में
एक वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्राइक करना आपके लिए बहुत बड़ा की होने वाला है इस साल में। दूसरा, आपको ध्यान रखना है पेट से जुड़ी हुई समस्या का, कि पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको लेकर ना आए। बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 के गुरुदेव उसके स्वामी है जुपिटर। एक ऐसा नंबर है जो क्रिएटिविटी का नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को ज्ञान देता है, एक ऐसा ज्ञान जिसको व्यक्ति यूज कर पाए। एक विजडम का नंबर है, इमेजिनेशन है, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। बट वो कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी नुकसानदायक हो जाता है। तो नंबर 3 को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने ज्ञान को वहीं यूज करें जहां उसकी ज़रूरत है। जब तक आपसे पूछा ना जाए, आपसे मांगा ना जाए, उस सलाह देने से बचना चाहिए। दूसरा, एक नंबर 3 के जातकों को ध्यान रखना है कि आप ये भी फोकस करें कि उस नॉलेज को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है। आज के इस अर्थ युग में बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है उसका एक आर्थिक पहलू भी होना। ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, बट उस ज्ञान से अर्थ भी आना चाहिए। तो उस अर्थ की तरफ भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात करें 2024 का साल कैसा रहेगा आपके लिए। 2024 शनि देव का साल है और एक ऐसा साल होने वाला जो बेहतर होने वाला है आपके लिए। आप अपनी नौकरी में, व्यापार में बढ़ोतरी देख सकते हैं। आप नए पार्टनर्स बना पाएंगे, नए चीज़ों को शुरू कर पाएंगे। बट जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पे। साथ ही साथ एक और चीज़, ये साल आपको थोड़ा कड़वा बना सकता है कि आप कड़वी सच्चाई या कड़वी बातें बोलने की तरफ ध्यान देने लगेंगे, जहाँ वाणी पर काबू रखना, संयम रखना बहुत ज़रूरी होगा। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 के स्वामी राहु देव है। अब राहु देव को अक्सर लोग यूरेनस से जोड़ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि यूरेनस जो अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो वो अरुण देव है, वो राहु देव नहीं। तो नंबर 4 के स्वामी राहु देव है। नंबर 4 व्यक्ति के जीवन में एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है, एक डिसिप्लिन लेके आता है। कहीं ना कहीं ये लीक से हट के चलने की सोचते हैं कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 4 इंसान को मेहनती बनाता है, बट इनका मेहनत इनकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर ये किसी काम पे जुड़ गए तो बहुत मेहनत करेंगे, किसी काम पे दिल से नहीं जुड़ पाए तो बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे। नंबर 4 के जातकों के लिए बात करें 2024 का साल, यहाँ थोड़ा आपको संयम रखने की जरूरत है। जो हमारी स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको बनाए रखने की कोशिश करनी है। हड़बड़ी में आकर बिना जांचे परखे कोई भी फैसला नहीं लेना है, वो फैसला नुकसानदायक हो सकता है। खासकर जब हम साल के दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे, वहाँ हमको गाड़ी चलाने की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखना है। तो छोटे मोटे एक्सीडेंट, छोटे मोटे कटने, जलने की जैसी समस्याएं आ सकती हैं, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसको बुध देव यानी मरकरी रूल करते हैं। ये एक बैलेंस का नंबर है, हार्मनी का नंबर है। इंसान को बहुत ही अच्छा वक्ता बनाता है, एक ऐसा वक्ता जो सामने वाले पे प्रभाव डाल सके, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। नंबर 5 के जातकों के लिए बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि अपना पूरा का पूरा ध्यान किसी एक काम पर लगाएं। अक्सर नंबर 5 के जातक लोगों को ना नहीं बोल पाते कि नहीं हो पाएगा, नो। और आप हर चीज को यस नहीं बोल सकते। अगर आप हर चीज को यस करेंगे तो कोई भी काम बेहतर नहीं होगा। तो नंबर 5 के जातकों के लिए बहुत जरूरी चीज है सीखना कि कैसे आप किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। ये फैसला आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं 2024 का साल कैसा रहेगा। नंबर 5 के जातकों के लिए 2024 का साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक ऐसा साल जिसके अंदर शनि देव की ऊर्जा है, शुक्र देव की ऊर्जा है, जो आपको हर तरह से गेन कराएगी, हर तरह से लाभ कराएगी। तो ये आपके लिए लाभ का साल रहने वाला है। जब बहुत सारी लाभ आते हैं तो इंसान अक्सर थोड़ा केयरलेस हो जाता है, थोड़ा केयरफ्री हो जाता है। तो हमें सतर्कता बनाए रखनी है, और ये सतर्कता रखना है व्यक्ति पे भरोसा करने पे। यहाँ कोई व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं जो आपका मित्र हो या मित्रवत दिख रहा हो बट है नहीं, तो वहाँ समझना है। दूसरा, कोई डॉक्यूमेंटेशन जुड़ा हुआ काम है, जो सरकारी काम है, वहाँ सब कुछ पढ़कर समझकर फैसला लेना है, गलती होने के चांसेस है। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 के स्वामी है शुक्रदेव, वीनस। अक्सर इसको हम लग्जरी से, मेटलिज्म से जोड़ते हैं, लेकिन नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को इनबॉर्न फाइटर बनाता है, क्योंकि इसके पास मृत संजीवनी की विद्या है। जो बुरे से बुरे वक्त में भी बाउंस कर सके, बाहर आ सके, वो नंबर 6 की प्रकृति है। नंबर 6 इंसान को
मेटलिज्म जो हमारा आर्थिक पक्ष है और दूसरा जो हमारा स्पिरिचुअल पक्ष है, दोनों को जोड़कर एक साथ बेहतर करने की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को थोड़ा सेक्रीफाइस के मोड में ले जाता है कि इंसान अपने चाहने वालों के जिसको पसंद करता है उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है। तो ये इनको ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे उस पर हम काबू पा सकते हैं। बात करेंगे 2024 का साल कैसा रहेगा। 2024 के आखिरी में आ रहा है 24, जो आपका ही नंबर है। नंबर 6 वालों के लिए 2024 अगेन एक बहुत बेहतर साल होने वाला है। आप अपने जॉब में, अपने कैरियर में, प्रोफेशन में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने वाले हैं, वहाँ बहुत अच्छी प्रगति होगी। ध्यान रखना है रिश्तों के प्रति। रिश्ते आपके यहाँ थोड़े खटास में जा सकते हैं, यहाँ हमें संयम रखना है वाणी पे, खासकर कहीं भी आप जुड़े। बात करते हैं नंबर 7 वालों के लिए। नंबर 7 के स्वामी है केतु देव। अक्सर इसको लोग नेपच्यून से जोड़ देते हैं, लेकिन नेपच्यून वरुण देव है, वो अलग है। तो नंबर 7 को केतु देव से जोड़ना है। ये एक आध्यात्मिकता का नंबर है। ये व्यक्ति को खुद के ऊपर सोचने की ताकत देता है कि इंसान खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाता है कि मुझे बेहतर क्या करना है। रिसर्च का नंबर है, इनोवेशन का नंबर है, बेहतरी का नंबर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इतना भी ना सोचने लगे कि आप कुछ कर ही ना पाए। एक डिसीजन पैरालिसिस लेके आता है, इंसान फैसला ही नहीं कर पाता है। शायद उस परफेक्शन की तलाश में कि मुझे सबसे बेस्ट करना है, कुछ नहीं कर पा रहे। 2024 का ये साल मिला जुला रहने वाला है। एक ऐसा साल होने वाला है जहां आप थोड़ा थम के चले, रुक के चले, हड़बड़ाए नहीं फैसलों को लेके। साल के दूसरा पहलू जो दूसरे हिस्से हैं वो आपके लिए बेहतर होंगे। नंबर 7 के जातकों के लिए दोबारा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप एक्सीडेंट्स, जलने कटने से ध्यान रखें, व्यक्ति का ध्यान रखें, वाणी का कोशिश करें। बात कर लेते हैं नंबर 8। नंबर 8 शनिदेव का नंबर है। नंबर 8 एक प्रैक्टिकल नंबर है जो इंसान को धरातल पर मेहनत करना सिखाता है। अक्सर हम नंबर 8 से डर जाते हैं, बट नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा देने की ताकत नंबर 8 के पास है, क्योंकि नंबर 8 आपके कर्म का डायरेक्ट फल देता है। जो आपने मेहनत किया उसका आपको रिजल्ट देगा। साथ ही साथ नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जो आपके पास मौजूद है उसको यूज करने का नंबर। नंबर 8 को ये मान लेना चाहिए अपने जीवन में कि मुझे चीजें थोड़ी देरी से मिलेंगी, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अक्सर नंबर 8 के जातक खुद दुखी हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। तो हमें उस काम को बीच में छोड़ने से बचना है और जिस काम को उठाया है उसे आखिरी तक लेके जाना है। 2024 के लिए बात करें, आपके ही नंबर का, आपके शनिदेव का साल होने वाला है। बेहतरी का साल होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, बट नौकरी पैसा के लिए, बाकी पहलुओं के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बात कर लेते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 हमारा आखिरी नंबर भी है। एक ऐसा नंबर है जिसको मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि नंबर 9 ऊर्जा का नंबर है, गुस्से का नंबर है। नहीं, नंबर 9 मानवता का नंबर है। आप देखेंगे हमारे विज्ञान की जितनी प्रगति हुई है, जो 1800 से लेकर 1899 के बीच में नहीं हुई, उससे ज़्यादा प्रगति 1900 से लेकर 1999 के बीच में हुई। तो ये एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़ना सिखाता है। मानवतावादी नंबर है। उस मानवता के साथ इसमें एक एग्रेशन है, इसमें एक एम्बिशन है, इसमें एक डिटर्मिनेशन है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो व्यक्ति को डिटरमाइंड बनाता है, फोकस बनाता है। ध्यान रखने की बात यह है नंबर 9 के जातकों के लिए कि आप ही हमेशा सही होंगे जरूरी नहीं है, कोई और भी सही हो सकता है। तो दूसरों के व्यू पॉइंट को, दूसरों के समझ को भी समझना बहुत जरूरी है। 2024 का साल नंबर 8 का साल होने वाला है। ध्यान रखने की जरूरत है कि आप वाहन ड्राइव करने के समय एक्सीडेंट्स के प्रति बहुत सचेत रहें। नंबर 9 के जातकों के लिए मिला जुला साल रहेगा, जो है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बड़ी डिटेल में सर आपने पूरा अच्छे तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर, सब जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आने वाले साल के बारे में 2024 का पूरा कैलकुलेशन कर पाए होंगे। कैमरे के पीछे अमन बैठे, हमारे टीम मेंबर, उनका भी 9 नंबर था और बड़े चौंक के सुन रहे थे अपने बारे में और काफ़ी मुस्कुरा भी रहे थे। सर, नंबर्स की बात चल रही है, आपने डिटेल में सारे नंबर वगैरह बताए। क्या यूं भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए 2024 ज़्यादा बेहतर रहने वाला है? अगर हम बात करें कुछ नंबर जिनके लिए बेहतर रहेगा 2024, देखिए वैसे आपकी जन्म तारीख और आपका नाम ये फैसला करने का 2024 कैसा रहेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें समझने के लिए कि हम जब इन राशि फलों को सुनते हैं, देखते हैं, तो इसको ये समझना कि ये हर व्यक्ति पे एप्लीकेबल है। हमारे कुछ अपने भी पहलू हैं, जैसे हमारा नामांक क्या है, हम इस साल में कौन से दशाओं में चल रहे हैं, इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर मुझे लाभ होना है, अगर हमारी दशाएं अच्छी हैं तो लाभ ज़्यादा बेहतर होगा। अगर दशाएं अच्छी नहीं हैं और लाभ होना है तो कम लाभ होकर रह जाएगा। वहीं अगर हमें नुकसान होना है और दशाएं अच्छी हैं तो कम नुकसान होगा। लेकिन दशाएं भी बुरी हैं और नुकसान होना है तो ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो हमें इस व्यक्तिगत चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सारे नंबर्स में से कुछ नंबर्स चूज करना हो जिनके लिए साल बेहतर रहने वाला है तो मैं 3 नंबर लूंगा, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 3। इनके लिए साल कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा अगर आप यहाँ पे सही मौकों को सही समय पर यूटिलाइज कर पाएंगे तो। मुझे सुन के खुशी हुई सर, 6 नंबर मैंने अपना मान लिया। तो 2024 शायद मेरा अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कुछ प्रमोशन हो, सैलरी बढ़े। जी सर, अक्सर लोग अपने जो लकी नंबर होते हैं, लकी नंबर भी हम इन्हीं को कहेंगे, मूलांक? नहीं, देखिए लकी नंबर का फैसला आपका मूलांक, भाग्यांक और आपकी जो महीने की जो संख्या है, ये तीनों मिलकर तय करेगी कि आपका भाग्य का लकी नंबर कौन सा है, जो आपका लकी होगा। ओके। तो ये जरूरी नहीं कि आपके लकी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पूरा ओवरऑल वो कैलकुलेशन पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन ही तय करेगा कौन से नंबर आपके लिए लकी हैं। तो लोग अपना लकी नंबर निकाल के अक्सर से लोग अपनी गाड़ी का नंबर भी बदलते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी बदलते हैं। क्या इनसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, दोनों का उदाहरण समझते हैं कि क्यों फर्क पड़ता है। सबसे पहली चीज, हर विज्ञान समय के साथ प्रगति करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत अतीत में नहीं जाते, अपनी बात करते हैं, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले हमें मोबाइल की हर छोटे से छोटे काम की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। मोबाइल हो या ना हो, बैंक जाते थे, अपना फॉर्म देते थे, पैसे लेके चले जाते थे। जी। कहीं जॉब फॉर्म भरते थे, कोई पूछता भी नहीं था कि मोबाइल है या नहीं है, काम बन जाता था। कहीं एडमिशन करने जाते थे, कहीं जॉब के लिए जाते थे, हमारा काम बन रहा है, कहीं काम नहीं रुक रहा है। आज की तारीख में बिना मोबाइल के आप एक छोटा से छोटा फैसला नहीं ले सकते। चाहे आपको जॉब का फॉर्म भरना हो, चाहे एडमिशन का फॉर्म भरना हो, चाहे आप हॉस्पिटल में जाएं या किसी दुकान में जाकर शॉपिंग करें, सब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। तो मोबाइल नंबर आपकी पहचान बन गया है। जब हम किसी को उस नंबर से कॉल करते हैं, व्यक्ति के मन में वो ख्याल आ गया कि मुझे इसने कॉल किया, तो मोबाइल नंबर आपका प्रतिबिंब बन चुका है, आपका शैडो बन चुका है। और ये जो प्रभाव है ना, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम देखेंगे जो प्रभाव आज से 10 साल पहले था, वो प्रभाव आज है नहीं, बढ़ रहा है और दिनों दिन बढ़ता जाएगा। एक और चीज समझने की जरूरत है कि क्या मोबाइल नंबर दुनिया में हर जगह एक जैसा ही बिहेव करेंगे? नहीं, अंतर है। अच्छा। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि हमारे भारत जैसे देश में बात करेंगे, हमारे पास 10 अंकों का नंबर है, जहाँ पे आपके स्टार्टिंग के नंबर फिक्स है 9, 8, 7, 6। अभी तक यही सीरीज भारत में आई है। 6 बहुत कम यूज हो रहा है, बाकी आपको यही सीरीज मिलेंगे। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, आपको दूसरे तरीके से नंबर मिलते हैं। तो हर देश के हिसाब से, हर कल्चर के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, बट बिल्कुल मोबाइल नंबर का फर्क पड़ता है। मोबाइल नंबर में जैसे जैसे आप बाएं से दाएं ओर जाएंगे, संख्याओं का प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। और वो प्रभाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ जाएंगे बाएं से, वो अंक आपके लिए यूनिक होता चला जाएगा। स्टार्ट से नंबर, स्टार्ट लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। जैसे नंबर 9 की बात करूं, सबसे बाईं तरफ अगर पहला नंबर 9 आया है, तो वो नंबर हजारों लाखों लोगों के पास हो सकता है, लेकिन उसके अगला जो नंबर होगा उससे कम जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे दाहिनी तरफ, नंबर कमता जाएगा, यूनिक होता चला जाएगा, तो उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो मोबाइल नंबर के केस में उसका पूरा का पूरा सम तो है ही, साथ में हर एक नंबर भी मैटर है। कौन सा नंबर कहाँ आया है वो भी जरूरी है। एक और चीज यहाँ जानना जरूरी है, जब हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं और सोचते हैं अरे ये नंबर तो बहुत कॉमन है, जैसे हम पहले अंक की बात कर ले, अरे नंबर 9 के तो हजारों लाखों लोग होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन जब वो नंबर आपके नाम के साथ, आपके जन्म तारीख के साथ जुड़ा, उसने एक विशेष अनुभव प्राप्त किया। इसको मैं बोलता हूं एक्वायर्ड ट्रेट, एक ऐसी प्रकृति जो आप मेरे पास आने की वजह से सीख रहे हो। इसलिए वो नंबर 9 नहीं रहा जो उसको रहना चाहिए, ये बदल गया मेरे संपर्क में आके। वो बोलते ना कि आप जैसे लोगों की संगति में रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो वो जो नंबर 9 था, जो पहला मेरा संख्या था, वो मेरे जन्म तारीख और नाम के साथ आकर एक कुछ नए ट्रेड्स को सीख लिया, तो वो अपने आप में एक यूनिक बन चुका है। रहा सवाल कार के नंबर की बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा दुनिया है। पहले क्या था कि बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि आपको बहुत कोशिश करने पड़ते थे, बहुत मशक्कत करने पड़ते थे अच्छा नंबर लेने के लिए। अब सारी प्रक्रिया बड़ी सरल हो गई है, ऑनलाइन हो गया है, मिलना आसान है। एंड अगर एक टॉप ऑफ द माइंड से याद करूं तो भारत के इतिहास में
जो सबसे महंगा नंबर आज तक बिका है वो लगभग 46 लाख रुपए का बिका है। अच्छा, कौन सा था सर वो नंबर? अभी नंबर मुझे याद नहीं है अच्छा, okay. बट एक ऐसा नंबर है जो बिका है। तो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं और बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब कार एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ जो कार नहीं है, आप अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए हर जगह उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, कार एक हाथी की तरह है, उसको लाना तो आसान है बट उसकी अपनी मेंटेनेंस भी है। तो एक आपसे सुटेबल नंबर उसको मेंटेनेंस फ्री तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ आपके लिए भी आपके लक का कैरियर बनाता है। तो बिल्कुल उसका नंबर हमें मैनेज करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए अपने जन्म तारीख और नाम के हिसाब से। कार सर यूं भी मायने रखती है क्योंकि आपका जीवन से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, कार से जो हादसे या जिस तरह की चीजें भी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता होगा। कहीं ना कहीं आप कार की हर वो चीज जो हमसे जुड़ रहा है, हम पे जो प्रभाव कर रहा है, वो जो हमारा प्रतिबिंब बन सकता है, वो हम पर प्रभाव करेगा। भले उसका प्रभाव कम हो या ज्यादा हो, प्रभाव पक्का होना है। सर ज्योतिष या अंक ज्योतिष हमारे भविष्य, हमारे भाग्य, इन सब की बातें करता है और कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता है। आपने बताया जीपीएस की तरह नेविगेट करता है आपको। बहुत सारे सर लोग ये भी मान लेते हैं, जैसे मेरे नाना जी भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, वो देखते वगैरह हैं, तो उन्होंने बचपन में कह दिया कि राजयोग लिखा है इसके लाइफ में। तो बहुत सारे लोग ये सुन के कर्म करना छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक दिमाग में सवाल आता है सर, कुछ लोगों के लिखा होता है कि भाग्य अच्छा नहीं है, कुछ समस्याएं ये हैं, क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसके दो पहलू हैं जी। पहला, क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस लाइन को बोल रहा हूँ। लेकिन क्या हर व्यक्ति अपने कर्म से भाग्य को बदल सकता है? इसका जवाब है नहीं। अच्छा, बताता हूँ क्यों। इसकी वजह क्या है? हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कर्म से अपने भाग्य को बदला है जी, जिन्होंने अपने कर्म अब, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो मेरा कर्म है क्या वो इतना पूर्ण है जो हमारी सारी कमी को पूरा कर दे और साथ में हम एक बेहतरी की ओर लेके जाए। जैसे हम एक क्रिकेट मैच में बैटिंग कर रहे हैं और सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे स्कोर लेवल करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह हमारे कर्म का सफर है कि हमें अच्छे कर्म करके पहले अपने पुराने सारे कर्मों को लेवल करना पड़ेगा, तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग इस जर्नी में फेल कर जाते हैं, इस जर्नी में खुद पे विश्वास नहीं रख पाते। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास उदाहरण नहीं है। एक ऋषि मार्कंडेय बहुत बड़े उदाहरण है कि जिनकी जब जन्म हुई थी तो उनकी पत्रिका में ही था कि 12 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, बट उन्होंने कर्म किया, भगवान शिव की आराधना की और वो जिए। उन्होंने उस 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र तक जीवन जिया और भगवान शिव के लिए उन्होंने बहुत सारे काव्य, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे छंद की रचना की। बहुत अतीत में चले गए और वर्तमान में आते हैं। हम माँ सती सावित्री के बारे में सुनते हैं। उन्होंने भी अपने पति का जो प्राण था वो यमराज से ले लिया। यमराज को अब मजबूर कर दिया अपनी धर्म से, अपने कर्म से कि आपको ये वापस लौटाना पड़ेगा। मीरा माँ उदाहरण हो सकता है। तो बिल्कुल हम कर्मों के जरिए भाग्य को बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिसपे हमें बिना डिगे, बिना डरे, बिना सहमे चलना पड़ेगा। इसलिए इस रास्ता को तय करना मुश्किल होता है। सब लोग इस रास्ता को तय नहीं कर पाते क्योंकि आप जो अच्छे कर्म कर रहे होते हैं वो उस बैकलॉग को पूरा कर रहा होता है। अब वो बैकलॉग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमें लगता है कि अरे हमने अच्छे कर्म किए बट मुझे परिणाम नहीं मिला। परिणाम मिले या ना मिले बट वो अंदर खाने कहीं ना कहीं काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में या अगले जन्म में आपका रोल प्ले करेगा। तो हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। तो बिल्कुल बदल सकता है बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत की जरूरत है। कर्म उस स्तर का होना चाहिए, उस स्तर का होना जरूरी होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर होना मतलब यूं नहीं कह सकते कि 10 गलत काम करके एक अच्छा कर दिया और फिर कहीं कह रहे मेरा अच्छा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात। एक अच्छा कार्य केवल आपके उन बुरे कर्मों को नहीं धो पाएगा, उसी लेवल के आपको सारे कर्म करने पड़ेंगे। सर हमारे शुरुआती प्रश्नों में जब हम बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था नाम का भी महत्व होता है। यहाँ पर एक छोटा सा मेरा शायद पर्सनल सवाल है, बहुत लोगों का होगा। एक सर कुंडली के हिसाब से नाम होता है और एक पुकार का नाम होता है, इन दोनों में क्या फर्क है और दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, दोनों में कौन सा महत्व रखता है? जैसे मेरे कुंडली का नाम वी से शुरू होता तो विश्वनाथ रखा गया था और मेरा पुकार का नाम अभिषेक है, तो कौन सा सही या कैसे, ये थोड़ा सा इसको आंसर करता हूँ। जो दो पहलू है इसको समझने की। सबसे पहले जब हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली में नाम रखने के बहुत सारे तरीके हैं।
अगर सिर्फ ज्योतिष की बात करूं, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष की बात करते हैं, तो वैदिक ज्योतिष में नाम रखने के बहुत सारे मेथड हैं। चाहे वो सर्वतोभद्र चक्र हो, चाहे वो कोट चक्र हो, चाहे वो नवतारा चक्र हो, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत मेथड हैं जो आपको नाम रखने में मदद करते हैं। राशि के अनुसार या चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार नाम रखना, जब अक्सर हम राशि की बात करते हैं तो चंद्र राशि की बात करते हैं, ये हमारी बोलचाल की भाषा है। तो चंद्र राशि या चंद्र नक्षत्र के हिसाब से नाम रखना हमेशा जरूरी नहीं कि बेहतर ही हो। वो बेहतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नाम का फैसला चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र ना करके आपकी पूरी कुंडली करती है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत पिछले 25-30 सालों में बहुत पॉपुलर हो गई, क्योंकि आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल था। बट ये एक बहुत ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इजीली अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। तो हमें कुंडली के आधार पर नाम रखना जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो चंद्र राशि से ही हो। दूसरा, क्या राशि के नाम को रखना चाहिए? अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो बहुत विशाल देश है, जहां बहुत सारी अपनी लोक मत भी है। अब अगर आप भारत के खासकर उत्तरी हिस्सों में आएंगे या पूर्वी हिस्सों में जाएंगे, तो यहाँ राशि के नाम को गुप्त रखने की सलाह दी जाती है कि राशि के नाम को आप गुप्त रखें, सीक्रेट रखें। क्योंकि ये वो नाम है जो आपको आध्यात्मिक तौर पे आपको प्रगति दिलाएगा, आध्यात्मिक रास्तों पे आपको बेहतर कराएगा। वहीं अगर आप भारत के दक्षिणी हिस्सों की तरफ जाते हैं तो वहाँ राशि के आधार पे नाम रखे जाते हैं, वो उसको अपना पब्लिक नेम भी बनाते हैं। अगर देखिए, सबसे पहली चीज, आपका मन और आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है वो जिस नाम से जुड़ा है, वो नाम आप पर सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो अक्सर हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क होता है वो हमारे कॉलिंग नेम से ज्यादा जुड़ा होता है, पुकार के नाम से। क्योंकि हम जब भी हमें कोई बुलाता है उस नाम से, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कहीं गाहे बगाहे भी कहीं भीड़ में भी होते हैं ना, तो जो हमारा पुकार का नाम कहीं दूर से सुनते हैं, हमें नहीं बुलाया गया, फिर भी हम ध्यान देते हैं मुझे तो नहीं बुलाया, वो राशि के नाम के साथ नहीं होगा। तो दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। बट हाँ, राशि के आधार पर नाम जरूरी नहीं है कि सबसे बेस्ट नाम हो आपके लिए। देखा सर किस हिसाब से जाता है? जैसे कुंडली जब देखी जाती है तो उसमें नाम पूछा जाता है, फिर डेट ऑफ बर्थ या बर्थ प्लेस, जन्म का वक्त, तो उस वक्त कौन सा नाम बताना ज्यादा ठीक रहता है, राशि का नाम या पुकार का नाम? जब हम कुंडली की बात करते हैं, वहाँ आपको हर वो नाम बताना चाहिए जो आप अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। जैसे अक्सर होता है कि जब हम इश्क में होते हैं, हमें बहुत सारे नए नए नाम मिलते हैं और हम सोचते हैं कि वो नाम का क्या फर्क पड़ेगा, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आपको व्यक्ति किस नाम से पुकार रहा है, वो नाम आप दोनों के लिए कैसा है, ये तय करेगा कि आप दोनों का आपसी संबंध कैसा होगा। अक्सर जो हमारे सोना मोना इस तरह के नाम होते हैं ना, कभी कभी ये रिश्तों के हिसाब से नकारात्मक भी हो जाते हैं। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने प्रेम करने वाले को, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, उसको हम बुला क्या रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा बोला, कुछ अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। तो सर ये सोना मोना जानू, ये तो सर प्रेम से निकल जाने वर्ड हो, तो उसमें बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप जिनको बुला रहे हैं उनके साथ जुड़ रहा है तो बिल्कुल प्रभावित करेगा। हाँ, उनके पर्सनालिटी को प्रभावित नहीं करेगा, बट आप दोनों के रिश्ते को प्रभावित करेगा कि आप दोनों का आपसी रिश्ता कैसा रहेगा, आपसी संबंध कैसा रहेगा, उसको प्रभावित करेगा। जहां तक ज्योतिष की बात है, देखिए, जो ज्योतिष का विद्वान है या जो जिससे आप सलाह लेने पहुंचे, ये उसका डिसीजन है, वो क्या चाहता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो गए, आपका टाइम हो गया, आपका प्लेस हो गया, आपका नाम हो गया, आपके जीवन में जितने नाम हैं उन सबको यूज करके वो बताए। बट एक सवाल आता है कि क्या बिना इनके काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ जन्म तारीख के आधार पे भी प्रेडिक्शन हो सकता है, अंक ज्योतिष कर सकता है। सिर्फ नाम के आधार पे भी हो सकता है। इवन अगर हम कहा जाए तो हमारे ज्योतिष में से प्रश्न कुंडली है, वहां आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने जिस समय सवाल पूछा उस समय को भी इस्तेमाल करके आपका समय बताया जा सकता है। जो हमारी घड़ी है, उस घड़ी के आधार पर बताया जाता है कि आपके साथ क्या घटनाएं घटने वाली होंगी। तो इसको हम प्रश्न ज्योतिष बोलते हैं। या फिर ज्योतिष की वैसी विधाएं, जैसे टैरो कार्ड हो गया, रमल हो गया, जो प्योरली आपकी अलग पैरामीटर्स पे काम करता है। तो ये डिटेल्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो भी ज्योतिष में विधाएं हैं जो आपके सवालों को आंसर कर सकते हैं। मन में जितने भी सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में है, विज्ञान, इस विज्ञान में है आपके मन के सारे सवालों के जवाब। तो सर काफ़ी कुछ हमने अंक ज्योतिष के बारे में जाना, काफ़ी डिटेल में हमने इसको समझने की कोशिश की और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा है सर। बहुत सारे लोगों के मन में अपने सवाल होंगे, जो हो सकता है कमेंट्स में हम आप तक पहुंचाएंगे भी सर उन सवालों को। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने सर अपना कीमती वक्त निकाला, इसको हमें समझाने की कोशिश की, लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कुछ सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय मशवरे हर चीज़ हमें बताते रहिए। इसी माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं।
लाइफ हटके के अगले एपिसोड में एक और ख़ास मेहमान के साथ हमारे फिर होगी मुलाकात। और अगर आपके नज़र में भी वैसा मेहमान है, कुछ ऐसा ख़ास टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें, तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात, ख्याल रखिए अपना।